we discussed in our last lecture architecture of Indus Valley civilization. So now we are going to discuss sculpture of इंडस वैली सिविलाइजेशन। और स्कल्पचर के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे पोर्ट्री एंड सील्स और जो अदर चीज़ें और ऑर्नामेंट्स जो चीज़ें हैं वो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्कल्पचर फर्स्ट हम देखें स्कल्पचर होता क्या है। स्कल्पचर एक 3D वर्क ऑफ आर्ट होता है कि जस्ट जो कि जैसे हमने डिस्कस किया आर्किटेक्चर कंपैरिजन में कि आर्किटेक्चर का जो फिक्स होता है उसका एक मेजरमेंट पैरामीटर फिक्स होता है, बट स्ट्रक्चर 3D वर्क होता है। उसका कोई पैरामीटर फिक्स नहीं होता है कि उसे एक इसी साइज का बनाना है या फिर पर्टिकुलर जगह उसको पुट करना नहीं, उसका कोई पैरामीटर नहीं होता, कोई मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसे नहीं बनाया जाता। और सिंगल पीस ऑफ मटेरियल यूज़ होता है। जैसे आर्किटेक्चर के लिए जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ होते हैं, बट अगर स्ट्रक्चर आप किसी मटेरियल का बना रहे हैं तो एक सिंगल मटेरियल से वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके बाद इट डिपेंड ऑन इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। ये आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है कि अगर आप जैसे किसी की मूर्ति बना रहे हैं मेरी या मतलब जैसे सॉरी मुझे छोड़ के जो जो लोग मूर्तियाँ बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक इमेजिनेशन करते हैं कि किसी गॉड की या किसी भी की मूर्ति बनाते हैं तो वो उसको इमेजिन करके फिर अपनी क्रिएटिविटी को और बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो जो स्कल्पचर है वो इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ मेजरमेंट इजंट नेसेसरी। तो अब हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो स्कल्पचर था वो कैसा, सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो स्कल्पचर था वो क्या था। तो गाइस जस्ट एक्सकवेशन के टाइम पे एक हमें स्ट्रक्चर मिलता है, स्टेचू मिलता है बस बियर्डेड मैन का। तो ये स्ट्रक्चर था जो हमें मोहनजोदारो के एक्सकवेशन में मिला था और ये स्टेडाइट मटेरियल्स का बना हुआ था जो एक सॉफ्ट स्टोन होता है। और जस्ट इंटरप्रेट किया गया था कि ये तो शायद हो सकता है कि ये किसी प्रीस्ट का हो या फिर किंग प्रीस्ट का हो या फिर किसी किंग का स्टेचू, क्योंकि कुछ उस पर वो नहीं तो इतना था नहीं, तो उसे हम लोगों ने इंटरप्रेट किया। जैसे कि आई टोल्ड यू कि जो भी एक्सकवेशन में जो भी एविडेंसेस मिले हैं उसको से हम लोग इंटरप्रेट करके उसको वो कर सकते हैं कि ये शायद ये चीज़ रही होगी या वैसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि जो रिटन सोर्सेज मिले हैं उसको अभी तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो जस्ट जो एविडेंसेस मिले हैं उसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइम के अकॉर्डिंग जो इंटरप्रिटेशन है वो शायद प्रीवियस टाइम में कुछ और रही हो, आज कुछ इंटरप्रिटेशन है, या फ्यूचर में कुछ और इंटरप्रिटेशन हो सकती है लोगों की। तो वो एक सिर्फ इंटरप्रेट उसे सिर्फ लॉजिकली हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो शायद वो हो सकता है कि कोई प्रिस्ट रहा हो या फिर किंग प्रिस्ट हो, तो जिसका ड्रैप्ड शॉल डेकोरेटेड विथ ट्रीफॉइल पैटर्न, जो उसका जो क्लॉथ है वो शॉल था। और ट्रीफॉइल पैटर्न क्या था, ट्रीफॉइल पैटर्न से क्या आपने देखा होगा कि जस्ट एक ऊपर से जो भी शॉल वगैरह वो लेते हैं या फिर जो कप, तो उसे वो एक शोल्डर ओपन रहता है और उसे एक शोल्डर के नीचे से यहाँ से वो इस टाइप से कवर करते हैं। तो एक शोल्डर ओपन रहता है, एक पूरा कवर अप रहता है, तो उसे ट्रेफॉइल पैटर्न कहता है। और उसकी आईज जो थी वो हाफ क्लोज थी, तो शायद मे बी हम लोग ये इंटरप्रेट किया कि शायद वो मेडिटेशन पोजीशन में हो शायद। और उसके साथ आर्मलेट फिलेट्स नेकलेस उस स्टेचू के साथ मिले, तो शायद वो भी इस तरह भी हम लोगों ने इंटरप्रेट किया था कि उस टाइम पे जो ज्वेलरीज थी वो वुमेंस के साथ साथ मेल्स भी पहनना पसंद करते थे। ठीक है, अगर आप उस मेरे पास पिक्चर तो नहीं है क्योंकि बिकॉज आई टोल्ड यू आई हैव नो स्मार्ट बोर्ड। तो आप बुक्स में देखेंगे, जब आप NCERT या बुक्स पढ़ेंगे, नेशन सिंघानिया पढ़ेंगे, तो बुक में आप एक स्टेचू देखेंगे, उसका एक पिक्चर देखेंगे स्टेचू का। तो ठीक है, जब आप उसके लिप्स देखेंगे तो उसके जो लिप्स का जो साइज़ है वो बड़ा है, जस्ट लाइक जो अफ्रीकन एंड निग्रो होते थे उस टाइप के लिप्स देखने को मिलेंगे। शायद हो सकता है कि वो उस टाइप से कुछ रिलेट किया हो, मतलब उन लोगों का कुछ इफेक्ट यहाँ पर रहा हो, या फिर जो आर्य आए थे उस टाइम पे तो कुछ कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि जो या फिर हो सकता है कि दूसरी सेकेंडरी चीज़ ये हो सकती है कि जो स्टेचू बनाते टाइम उसको कोई मिस्टेक हो गया हो इस टाइप से, इसलिए उस लिप्स को साइज़ का वो हो गया हो। बट आई डोंट थिंक बाय मिस्टेक वो लिप्स का साइज़ वो बना होगा, जो एक्चुअल में जो इंसान रहा होगा उसको देख सॉरी
उसको देखकर ही वो इस टाइप से बनाया गया होगा स्टैचू। शायद वो एक निग्रो या जो साउथ एशियंस लोग हैं या साउथ अफ्रीकन लोग हैं उनसे सॉरी गाइस, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। सो लेट्स फोकस हियर। तो शायद वो साउथ अफ्रीकन से या निग्रो से थोड़ा कि जो के लोग हैं उनसे थोड़ा मैच होता है, तो हो सकता है उन लोगों को इम्पैक्ट रहा हो। उसका जो सेकंड स्कल्पचर हमें मिला मेल टॉर्सो का, ये हमें हड़प्पा की एक्सकवेशन में मिला था। रेड सैंडस्टोन मटेरियल से बना हुआ था, और जब आप इसका पिक्चर देखेंगे तो उसके जो सॉकेट होल इन नेक एंड शोल्डर्स, तो शोल्डर्स और नेक पे आपको सॉकेट से आप होल में टाइप के सॉकेट मिलेंगे। हो सकता है कि शायद वो सॉकेट इसलिए बनाया हो कि हेड और आर्म्स मतलब सर और हाथों को अटैचमेंट के लिए वो सॉकेट उसमें बनाया गया हो, और एक सोफिस्टिकेशन मॉडलिंग के जो उसका जो पोज है मतलब सोफिस्टिकेशन मॉडल है वो स्ट्रक्चर का। उसके बाद ठीक है, एक और जो टॉर्सो का स्टैचू में मिलता है वो अभी हमें सॉरी हड़प्पा की एक्सकवेशन में मिला था, और उसका जो मटेरियल था वो ग्रे सैंडस्टोन था, और वो जो पोजीशन थी उसकी जस्ट उस पोजीशन एक डांसिंग पोजीशन का जो स्टैचू था वो, तो उससे देख के हम लोगों ने ये इंटरप्रेट किया था कि उस टाइम के जो लोग थे वो म्यूजिक एंड डांस उन लोगों को पसंद था, और उस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे था वो डांस और म्यूजिक का था। और सी गाइस जो टॉर्सो स्टैचू मिले थे, तो उन टॉर्सो स्टैचू में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने वाली थी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत हाईलाइटली शो किए गए थे। तो हो सकता है कि सॉरी गाइस, सॉरी, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो उन टॉर्सो स्टैचू में शो किए गए थे। तो जो फर्टिलिटी सा हो सकता है कि उस टाइम पे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए शायद वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उन लोगों ने ज़्यादा शो किए हो। फिर ये भी हो सकता है कि वो उन चीज़ों की पूजा करते हैं, जैसे लाइक योनि और लिंगी की पूजा वो लोग करते हैं उस टाइम पे, तो इसलिए शायद उन लोगों ने उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइटली उन स्टेचू में जो है वो शो किया। जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे अदर स्कल्पचर जो मिले वो उनमें वो चीज़ें शो नहीं की, बट जो टॉर्सो के जितने भी स्कल्पचर्स थे उसमें आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटली शो किए गए थे। तो नेक्स्ट था आपका डांसिंग गर्ल। ये सॉरी मैं आपको यहाँ डांसिंग गर्ल दिखा नहीं सकता, तो इट्स योर बैड लक, आप बुक में देख सकते हैं। ब्रॉन्ज मटेरियल से बनी हुई थी, और उसकी जो पोजीशन थी वो जस्ट लाइक जैसे जो एक वन हैंड शोल्डर कमर पे था, इस टाइप से कुछ ऐसा ट्राई शेप में जस्ट वो खड़ी हुई थी जो गर्ल, तो उसको त्रिभंग पोजीशन बोला कि त्रिभंग पोजीशन में वो लड़की जो डांसिंग गर्ल की जो स्टेचू थी वो त्रिभंग पोजीशन में बनाई गई थी। उसके बाद का ब्रॉन्ज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन के अलॉय से बनता है। तो कॉपर उस टाइम पे जो मिलता था वो कॉपर तो इंडिया में अवेलेबल था। इंडिया में कॉपर कहाँ अवेलेबल है? इंडिया में कॉपर जो है वो राजस्थान की खेतड़ी माइंस में कॉपर हम लोगों को मिलता था, बट जो टिन था वो टिन की माइंस इंडिया में नहीं है। तो टिन जो है वो अफगानिस्तान या ईरान से इंपोर्ट किया जाता था। तो उस टाइम पे कॉपर और टिन के अलॉय से ब्रॉन्ज बनता था। जो डांसिंग गर्ल का स्टेचू था वो ब्रॉन्ज का बना हुआ था। और सी गाइस उस टाइम पे जो स्टेचू बनाने की जो प्रोसेस थी वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स के थ्रू बनाई जाती थी। और फिर लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है कि जैसे अगर आप किसी भी चीज़ का कोई स्टेचू या कोई स्कल्पचर बना रहे हैं तो उसके लिए पहले वो वैक्स यानी मोम का वो स्ट्रक्चर बनाते थे पहले, कि अगर आपको जैसे हम सपोज डांसिंग गर्ल की बात करें तो हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर जब उन लोगों ने डांसिंग गर्ल का
स्टेचू बना रहे होंगे तो पहले उन्होंने उसका एक मोम का स्ट्रक्चर बनाया होगा सेम उसी शेप में, और उस मोम के स्ट्रक्चर को उन्होंने मिट्टी से पूरा कवर अप किया। जस्ट जस्ट सपोज ये मोम का एक स्ट्रक्चर बनाया उन लोगों ने, और उसको मिट्टी से पूरा ठीक से मिट्टी की एक लेयर से कवर कर दिया पूरा स्ट्रक्चर को। जस्ट उसको यहाँ कहीं से उसमें एक होल किया होगा किसी भी जगह से, और नीचे से उसे हीट दी गई होगी, यहाँ से हीट दी उसे। हीट देने से क्या होगा, जो जो वैक्स था, जो मोम था, वो मेल्ट होने लगा, और जो होल उन लोगों ने छोटा सा जो होल उस मिट्टी के स्ट्रक्चर में बनाया था, वहाँ से जो है वहाँ से जो आपका वैक्स है वो मेल्ट होकर उस वहाँ से निकल गया होगा। फिर आप देखेंगे कि जो सिर्फ मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है सिर्फ वो बचेगा। और उसके बाद जो है कि जब जैसे ब्रॉन्ज का ये स्टेचू बनाया था, तो ब्रॉन्ज जब मेल्टिंग फॉर्म में होगा तो वहाँ से जो होल, जिस होल से वहाँ से उन लोगों ने उस वैक्स को निकाला, उसी होल से वो लोग उन लोगों ने जो मेल्टिंग फॉर्म में जो ब्रॉन्ज था उसे फिलअप किया होगा उस मिट्टी के स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो मिट्टी का सांचा था उसके अंदर उन लोगों ने ब्रॉन्ज के मेल्टिंग फॉर्म को उस इसी होल के थ्रू फिलअप किया होगा। और कुछ टाइम बाद जब वो जो ब्रॉन्ज है वो मेल्टिंग जो फॉर्म था उसका, उससे जब वो सॉलिड फॉर्म में आ गया होगा, तब वो उन लोगों ने जो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर जो सांचा बनाया था उसे हटा दिया गया होगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना होगा उसकी फिनिशिंग की गई होगी। तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक थी। उस टाइम पे वो लोग इस टेक्निक्स के थ्रू स्टैचूज स्कल्पचर बनाया करते थे। स्कल्पचर के अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ आफ्टर स्कल्पचर सील्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। सील्स के बारे में हम अब देखेंगे क्या क्या होता है सील्स। मोस्ट ऑफ द सील्स वर स्क्वायर, तो मैक्सिमम जो सील्स होती थी वो स्क्वायर शेप में 2x2 के फॉर्म में होती थी। और इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सील्स और ऑल्सो बीइंग यूज्ड। और स्क्वायर के अलावा ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप में भी आपको जो सील्स है वो देखने को मिलती थी। और ये जो होती है वो स्टेटाइट मटेरियल की बनती थी। स्टेटाइट क्या होता है, एक सॉफ्ट स्टोन होता है जो कि रिवर बेड्स में मिलता है और बहुत ही कॉमनली यूज़ उस टाइम जो स्टेटाइट है वो बहुत कॉमनली यूज़ होता था उस टाइम पे। और जो सील्स का यूज़ होता था एक कमर्शियल पर्पस के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। कमर्शियल पर्पस के लिए कि जैसे आज हम कोई प्रोडक्ट अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो वो एक बॉक्स में प्रॉपरली पैक होकर आता है। उस ई वेबसाइट जो भी आपके अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट हो उसका ऊपर एक स्टिकर लगा होता है। अगर वो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हुआ और अगर वो उसका जो सील है अगर वो ओपन होगा तो क्या आप उसे परचेस करेंगे? ऑफ कोर्स नो। तो उस टाइम पे भी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करती थी, जैसे मेसोपोटामिया, बेबीलोन या ईरान, अफगानिस्तान में ट्रेड हुआ करती थी। अगर यहाँ से कोई चीज़ वहाँ एक्सपोर्ट होती थी तो वो लोग इस सील्स का यूज़ उस प्रोडक्ट पे के लिए करते होंगे। तो अगर वहाँ सील अगर वो ओबियसली अगर सील अगर टूटी हुई मिली या फिर जो भी होता था तो वो फिर उस प्रोडक्ट को अपने पास नहीं रखते होंगे, वो वापस रिटर्न कर देते होंगे, जो भी कुछ होता होगा उस टाइम पे। तो सील्स का जो कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसके मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ करती थी इसके, क्योंकि विदाउट सील जो प्रोडक्ट है वो अगर जैसे प्रोडक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट किया है या फिर अदर कंट्री से इंडस वैली में अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट हुआ है तो अगर सील्स प्रॉपरली जिस वे में लगाई गई उस वे में उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो प्रोडक्ट आप मान सकते हो आपके साथ पास जो प्रोडक्ट है वो सेफली आप तक पहुँच गया है। कम्युनिकेशन के लिए भी सील्स यूज़ होती थी कि अपनी जो आइडेंटिटी होती थी वो शो करने के लिए भी वो लोग जो रूलिंग क्लास होती थी जो अब टाउन से टाइडल की, वो लोग अपनी आइडेंटिटी शो करने के लिए उनके पास एक स्पेशल शील हुआ करती थी कि अपने, और अदर जो मिनिस्ट्रीज जो अलग जो पार्टी होगी उस टाइम पे लोग उनके पास अपनी स्पेशल सील हुआ करती होगी। तो आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए भी सील्स का यूज़ होता था। एवरी सील हैज़ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल एंड सम राइटिंग पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स। तो हर सील्स के ऊपर जो होता था किसी न मतलब एनिमल्स का पिक्चर हुआ करता था या कुछ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट में जो राइटिंग में लिखा होता था। और उसके बाद है ऑल्सो रिटन इन बस्ट्रोफेडन स्टाइल।
अब गाइस बस्ट ऑफ एडन स्टाइल क्या होता है? जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ कि जैसे सपोज मैंने अपना नाम लिखा, एक लाइन में मैं अपना नाम ये ख़त्म करता हूँ, बट जब मैं नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करूँगा तो वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ से ये स्टार्ट होगी। कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, देन फिर जब ये लाइन यहाँ पर एंड होती है राइट में आकर, देन हम लोग अगेन लेफ्ट से स्टार्ट करके फिर अगेन यहाँ तक आते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था कि दो टाइप से यूज़ होता था। या तो वो ये होता था कि वो लोग एक स्क्रिप्ट में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि वो लोग राइट से लेफ्ट टू लिखते थे, और एक पिक्टो फेडोन स्टाइल होता था, सॉरी बस्टो फेडोन स्टाइल होता था। उसमें वो लोग हो जाता कि जस्ट उन लोगों ने लेफ्ट से स्टार्ट किया, यहाँ पर राइट पे आके एंड किया, अगेन जो सेकेंड लाइन होती थी वो उन लोगों की जो सेकेंड लाइन थी वो फिर राइट से स्टार्ट होकर लेफ्ट में जाती थी, फिर अगेन लेफ्ट से राइट, देन अगेन राइट टू लेफ्ट। ओके, देन एनिमल रिप्रेजेंटेड इंक्लूडिंग टाइगर, एलिफेंट, गॉड, विसन एंड एक्सेट्रा, और भी एनिमल्स यूज़ होता था उस टाइम पे। देन दैट सबसे इम्पोर्टेंट जो सील होती थी वो होती थी पशुपति सील। पशुपति सील, a seal with a figure seated cross-legged in the center with an animals। तो गाइज जो पशुपति मतलब जो महादेव होते थे वो इस सील पे मतलब स्क्रिप्टेड थे कि मतलब उसके बाद जस्ट वो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठा, जस्ट क्रॉस लेग पोजीशन, जैसे कि एक लेग के ऊपर इस टाइप से बैठते, इस पोजीशन वो उसमें बैठे होते, और उनके सराउंडिंग एनिमल्स हुआ करते थे। जिस नाम से ही आप वो कहते हैं पशुपति, मतलब पशु माने एनिमल, तो पति मतलब जो गॉड या नाथ, जो मतलब नाथ मतलब जो गॉड, तो वो जानवरों के भगवान आप उन्हें बोल सकते थे, जो भी उस टाइम पे वो उन लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया था। तो उस सील पे पशुपतिनाथ थे कि जैसे आप सील का जब पिक्चर देखेंगे तो सेंटर में पशुपतिनाथ बैठे हुए हैं, देन उनके सराउंडिंग जो है एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उनके सराउंडिंग एनिमल्स एलिफेंट एंड टाइगर्स टू द राइट ऑफ द फिगर एंड राइनो एंड बफेलो टू द लेफ्ट। गाइस टाइगर, एलिफेंट, राइनो और बफेलो के अलावा भी और भी एनिमल्स सॉरी उसमें थे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कौन से एनिमल्स वहाँ पे हैं और उनकी पोजीशन क्या क्या थी उस सील में। ब्रॉन्ज मतलब मेटल्स और स्टोन्स के जो स्कल्पचर या स्टैचूज़ के अलावा एक और फॉर्म था टेराकोटा, जिसके स्कल्पचर यहाँ देखने को मिलते हैं। टेराकोटा जस्ट लाइक मिट्टी से मिक्सअप कुछ वो होता है, जिसके जो स्टैचूज़ वो बनाए जाते थे, जैसे कि जो रॉयल रूलिंग क्लास या रॉयल फैमिलीज़ हो गई, या फिर जो बिजनेसमैन हो गए उस टाइम के, वो जस्ट लाइक उस टाइम के अडानी अंबानी साहब या रूलिंग क्लास मोदी जी, जो अमीर लोग थे, वो ब्रॉन्ज का या जो मेटल्स होता था उसके जो स्टेचूज़ होते थे, स्कल्पचर होते थे, वो यूज़ करते थे, क्योंकि वो थोड़ा महंगा होता था। जस्ट लाइक कॉमन लोग, हमारे टाइप के लोग हो गए, वो टेराकोटा के जो प्रोडक्ट्स होते थे वो यूज़ करते थे। तो terracotta statues were also created by them and they were less refined as compared to the stone and metal। तो जो फिनिशिंग टेराकोटा के स्टैचूज में प्रोडक्ट्स में होती थी या रिफाइननेस होती थी, वो थोड़ी कम होती थी कंपैरिजन किया जाए स्टोन्स या मेटल्स की जो स्कल्पचर होते थे उनके कंपैरिजन में। टेराकोटा के जो स्टैचूज होते थे उनमें थोड़ी रिफाइनरी और फिनिशिंग थोड़ी कम होती थी। मदर गोडेस वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट टेराकोटा स्टेचू। तो एक मदर गोडेस की जो स्टेचू देखने को मिलता है वो टेराकोटा का एग्जाम्पल है। तो उसी का एक फीमेल का स्टेचू है जिसका पिक्चर बुक्स में देखेंगे। ऑर्नामेंट्स पहना हुआ है, सर पे थोड़ा मुकुट टाइप का है, आर्मलेट्स है, बहुत सारे ज्वेलरीज पहनी हुई है। तो जस्ट उसको हमने इंटरप्रेट किया था कि वो सारे कॉमन लेडी या नॉर्मल के अलावा लेडीज़ के अलावा एक शायद कोई स्पेशल पर्सन लेडी रही होगी, शायद वो मदर गोडेज रही से के नाम से हमने इंटरप्रेट किया, शायद वो गॉड रही हो उस टाइम पे, जो भी वो लोग जिसकी पूजा करते हो शायद उनको इमेजिन करके उन लोगों के साथ वो स्टेचू बनाया हो।
तो वो उसके रूप में हमने उसको इंटरप्रेट किया था। मेल फिगर आर ऑल्सो फाउंड विद सिमिलर फीचर्स एंड पोजिशन इन ऑल द फिगर इंडिकेटिंग परहैप्स द इमेज ऑफ गॉड। इस टाइप के कुछ मेल फिगर्स भी मिलते हैं विद सिमिलर फीचर्स, जस्ट लाइक वही मुकुट वगैरह को पहना हुआ है, वो ज़्यादा हैवी ज्वेलरीज पहना हुआ है, तो उसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि वो जो मेल गॉड रहे होंगे वो उनका स्टेचू उन लोगों ने इमेजिन किया होगा और उन्हें इमेजिन करके वो स्टेचू बनाया होगा। टेराकोटा टॉयज हैव बीन also been just like example wheels, whistle, words, animal ties। तो इस चीज़ से ना हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि उस टाइम पे ये जो चीज़ें थी वो एग्जिस्टेंस में थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख के उन लोगों ने वो जो टेराकोटा के जो टॉयज़, उन्हीं चीज़ों का देख के उन लोगों ने वो टॉयज़ बनाए होंगे टेराकोटा के, जो सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में एटमॉस्फेयर में थी। सो नेक्स्ट थिंग इज़ पोएट्री। A lot of poetry has been excavated। सी गाइस, पोएट्री जस्ट वो है 3 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट इज प्लेन, सेकेंड इज पेंटेड एंड थर्ड वन इज डेकोरेटेड। प्लेन पोएट्री क्या होती है? मेड अप ऑफ रेड क्ले विथ और विदाउट फाइन रेड और ग्रे स्लिप। और इसमें एक चीज़ होती है कि जिस भी क्ले से आप उसे मिट्टी से बना रहे हैं वो उसी फॉर्म में रहती थी, जस्ट लाइक जैसे हमारे पोट्स या मटके हम जो आज के टाइम में यूज़ करते हैं कि जिस रेड क्ले या ब्लैक सॉइल से आप उसे बनाए तो वो उसी फॉर्म में रहेंगे, उस पर कोई पेंट वगैरह कुछ कलर वगैरह नहीं होता था। उस उसके बाद पेंटेड पोट्री, फाइन कोट फाइन कोटिंग रेड स्लिप। जस्ट लाइक पेंटेड पोट्री, जैसे उसके नाम से वो सॉरी तो उसके नाम से शो हो रहा है कि पेंटेड मतलब इस पे कुछ कलर्स का कॉम्बिनेशन, जस्ट लाइक ब्लैक कलर तो परमानेंटली था, उसके अलावा कुछ कलर का कॉम्बिनेशन उस कलर्स उस पर किए जाते थे। कलर्स अब वो कहीं से इन्वेंट किए हुए हैं, जो ट्रीज़ वगैरह ऐसे ग्रीन कलर या जो उस टाइप से वो लोग कलर वगैरह यूज़ करते थे किसी भी चीज़ के से डेवलप करके, बट कलर्स का मल्टी कलर्स का वहाँ पे यूज़ होता था। उसके बाद थर्ड थिंग है डेकोरेटेड। तो डेकोरेशन में वो लोग उस पर कुछ एनिमल्स बना देते थे या बर्ड्स का डिज़ाइन वो लोग डेकोरेट कर देते थे, या फिर कुछ भी टाइप की चीज़ जो नॉर्मल लाइफ में उस टाइम एग्जिस्टेंस में थी उन्हें देख के वो लोग उसे डेकोरेट करने की कोशिश करते थे, डेकोरेट करते थे उस पर। तो परफोरेटेड पोएट्री वॉज ऑल्सो फाउंड परहैप्स टू यूज़ एज अ सीप्स। परफोरेटेड पोएट्री का होता है जिसमें छेद हों। परफोरेटेड पोएट्री में जिसमें जैसे आप लोग अपने घर में देखेंगे जो गेहूँ वगैरह आटा की लिस्ट जो सीप्स होती है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो छलनी टाइप की होती है किसी चीज़ को छानने के लिए, तो वो उस टाइम पे यूज़ होती थी। जैसे वो लोग टेराकोटा का उस सीप को बनाते थे फॉर गेहूँ या कोई भी चीज़ों को साफ़ करने के लिए। सॉरी। पोएट्री ऑफ वेरियस साइजेस हैज़ बीन एक्सकेवेटेड। और बहुत साइज़ की पोएट्री, साइज़ की डिफरेंट साइज़ की पोएट्रीज वहाँ पे एक्सकेवेटेड की गई। जैसे कुछ भी चीज़ का जैसे मटका हो या कुछ जैसे लाइक टॉयज़ हो, अलग अलग जब चीज़ें बनाई जाएंगी तो वो अलग अलग साइज़ उनका ऑब्वियसली होगा। तो भाई ये था हमारा टेराकोटा पोएट्री। तो भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें एक्सकेवेटेड की गई थी, जस्ट दैट थिंग इज बीड्स एंड एम्यूलेट्स। बीड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेशल टाइप के कुछ पत्थर्स को असेंबल करके वो लोग नेकलेस या ज्वेलरीज बनाते थे, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको देखा वो बहुत ज़्यादा हेवली प्राइस में वो चीज़ मिलती है। तो उस टाइम में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे इन सब चीज़ों का। एमुलेट्स जो ताबीज़ होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, उस पर आपको किसी एनिमल का को एक्सकेवेटेड किया जा सकता था, मतलब बनाया जा सकता था, कुछ अलग टाइप की डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बीड्स और या फिर जो ज्वेलरी होती थी वो इनको बहुत ज़्यादा यूज़ होता था ज्वेलरीज के लिए। जैसे आपके
आर्म्स के लिए या नेकलेस बनाने के लिए या फिलेट्स बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ होता था। और जस्ट ये सब चीज़ें वो होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम के लोगों को पसंद होती थी। जस्ट इसका एग्जांपल एक मिलता है कि फरमाना की जो साइड है, फरमाना की जो साइड है, फरमाना इन हरियाणा, जब ये साइट एक्सकेवेटेड की गई तो इस साइट्स में जो डेड बॉडीज़ है वो मिली देखने को। तो उन डेड बॉडीज़ के साथ जो उनकी ज्वेलरीज थी वो एज इट इज़ उनकी बॉडीज़ पे थी। तो जस्ट इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा ज्वेलरी पसंद करते थे। और जब उनके डेथ के बाद उनकी जो सबसे फेवरेट चीज़ें हुआ करती थी, जैसे आज के टाइम में होता है कि जब हम दान करते हैं, जब किसी की डेथ होती है हमारी, तो उस टाइम पे भी वो चीज़ें देखने को मिलती थी। और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि गाइस आज के जो हिंदू कल्चर है उसके अकॉर्डिंग देखा है तो हम जब किसी की डेथ होती है तो उसे जलाया जाता है, बट उस टाइम पे वो शायद वो लोग जलाते नहीं थे उसे मतलब ज़मीन में दफनाया जाता था। वो मेमोरी पर्पस हो सकता है, किसी पर्पस से वो लोग वो करते थे, बट उस टाइम शायद जलाने का जो कस्टम था वो नहीं था। तो उनकी बॉडी के साथ जो है उनकी ज्वेलरीज पूरी उनकी बॉडी पे एज इट इज़ पहना के उन्हें उनके जो रिचुअल आफ्टर डेथ जो रिचुअल्स होते थे वो पूरे किए जाते थे। तो वही हमें फरमाना की हरियाणा की जो फरमाना साइड है जो हरियाणा में, वहाँ देखने को मिलता है कि लोग कितने ज्वेलरी फ्रेंडली थे, उनको कितना पसंद था ज्वेलरीज। और वो अब जैसे अपर क्लासेस हो गई वो गोल्ड और जो सिल्वर की ज्वेलरीज वो लोग प्रेफर करते थे, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली दे वाज रिच एंड दे हैव लॉट्स ऑफ मनी। बट जो कॉमन मैन थे शायद वो लोग उतना गोल्ड प्रेफर नहीं कर पाते थे, तो इसलिए वो लोग बीट्स जो स्पेशल टाइप के जो पत्थर्स होते हैं आप देखने को मिल, जैसे हम लोग आज भी डेकोरेशन पर्पस के लिए अपने घरों में यूज़ करते हैं गार्डन्स में, या उसके कुछ नेकलेस आज भी देखने को मिलते हैं। और वो भी आज तो ज़्यादा डिमांड्स में और महंगे भी मिलते हैं। तो वो जो कॉमन लोग पीपल्स है वो उन बीट्स की जो ज्वेलरीज है वो बना कर पहनते थे। और इसकी साइड हम लोगों ने डिस्कस की थी कि बीट्स की जो फैक्ट्रीज थी वो लोथल में जो बीट्स की फैक्ट्रीज थी वो वहाँ पे लोथल में थी। और एक और इंडस हरप्पन साइट या इंडस वैली साइट्स में बीट्स की जो बीड है उसकी फैक्ट्री देखने को मिलती है। तो वो हम लोगों ने लास्ट जब साइट्स डिस्कस की थी इम्पोर्टेंट साइट्स, तो वहाँ हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। वो कौन सी साइट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अब मुझे नहीं पता, यूपीएससी आप लोगों को देना है तो इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं क्या नहीं। तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस ये हमारा स्कल्पचर पूरा ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो आफ्टर वैदिक पीरियड मौर्यान्स और आफ्टर मौर्य और गुप्ता पीरियड वहाँ तक जो भी अब हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है वो हम लोग ख़त्म करेंगे एज सून एज़ पॉसिबल। फिर हम लोग हिस्ट्री के और चैप्टर्स पे कंप्लीट करते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।